हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट महातांडव सीरीज में आप लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और यह सीरीज बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी भी कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि 100% आप जो आपका टारगेट 90+ है वो 100% पूरा होने वाला है। ठीक है, 100% होगा भी अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं तो। ठीक है, आज मैं समाज विज्ञान महातांडव सीरीज क्लास 4 लेकर आ गया हूं। क्लास पहला, क्लास दूसरा और क्लास तीसरा नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखे और फोर्थ भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर पूरे सब्जेक्ट का अगर आपको महातांडव सीरीज देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां पे लिखा हुआ है कि महातांडव सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी विषयों का आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप एक एक विषय का पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे इस सीरीज के। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं है तो पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसका आंसर सभी लोग से मुझे उम्मीद है कि देंगे इसका सही आंसर। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, कि 1848 ईस्वी में, कि 1871। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, सबका आंसर सही आना चाहिए इसका। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो सन 1848 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा और इसका जो भी गलत होगा उसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट कि प्रथम विश्व युद्ध, कि खिलाफत आंदोलन, कि प्रथम विश्व युद्ध। चलिए बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। भूदान जो आंदोलन है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था स्टूडेंट। महात्मा गांधी के द्वारा, कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि विनोबा भावे के द्वारा, कि इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि बेल्जियम की राजधानी है। चलिए सबका आंसर सही आना चाहिए। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, कि ब्राजील, कि बैंकॉक, कि न्यूयॉर्क। बताइए कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी इन चारों ऑप्शनों में से। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया, बढ़िया से अच्छे से नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि किस राज्य के प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। हरियाणा की, कि बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से ऐसा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। तो कौन सा राज्य है, तो हरियाणा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बहुविकल्प मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने। अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। कह रहा है कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, इसको नोट करना है किसी कीमत पर आपको। ठीक है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वे रहते हों अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं।
ठीक है। तो देखिए ये इसका आंसर का बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा, नो डाउट आपको होगा इस क्वेश्चन नंबर दूसरे में स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर आप लिखेंगे कि जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय का श्रेष्ठ तथा दूसरे संप्रदाय को हीन समझे और उसके लिए उग्र रूप धारण करे, उसे सांप्रदायिक कहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे किसी कीमत पे आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक क्या है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था और विगत वर्षों से पूछा भी आ रहा है। तो उत्तर लिखिए कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को उद्योगों में निर्मित करके उपयोग लायक बनाया जाता है, यह द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवीं की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा स्टूडेंट यह कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है। एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है, तो इसको तैयार करके जाना आपको कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना। यहाँ दुनिया सिकुड़ने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करके ही जाना है। चलिए अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण हमने देख लिया, कुछ हम लोग लघुत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें, जो कि बहुत ही काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला ही प्रश्न आप देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तैयार करके जाना आपको। उत्तर क्या लिखेंगे, आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों से खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विवरों में मिलते हैं, छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए यह ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता हुआ, तांबा हुआ, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं और जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका है आग्नेय तथा कैंत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो इस ढंग से होता है, मैंने बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से लिख दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट भी कर लिया और याद करके तो जाएंगे आप किसी कीमत पर, ठीक है। चलिए ये आपका था क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, ठीक है, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर पहले में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर दूसरे की। और प्रश्न नंबर दूसरा इस स्लिप में आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। देखिए बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व देखरेख का कार्य सीमा सड़क संगठन करता है। यह उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करता है। इन सड़कों का महत्व इस प्रकार है, किस प्रकार। तो पहला लिखिए, ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेषकर चौकिया की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। और दूसरा स्टूडेंट यह है कि युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जाती है। और स्टूडेंट तीसरा यह है कि इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना सरल हुआ है। और चौथा यह है, ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 प्रश्न मैंने यहाँ पे अब तक 2 प्रश्न डिस्कस कर दिए हूँ आप लोगों को।
एक आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। एक अभी प्रश्न में आपको बताया हूँ लघुत्तरिका की आग्नेय तथा केंद्रिक चट्टानों से खनिजों का निर्माण कैसे होता है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसको आपको तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी तक आपने क्या देखा, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। चलिए कुछ हम लोग दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि लाजवाब क्वेश्चन आपको मुलाकात होगी और देखिए बहुत ही ज़्यादा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 नंबर का पूछता है, तो 7 नंबर पूछने का मतलब समझ रहे हैं आपको, 1 पन्ना या 1.5 पन्ना में आपको लिखना ही पड़ेगा इन प्रश्नों का उत्तर, तभी तो 7 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको किसी कीमत पर आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। तो देखिए हम उत्तर आपको बता देता हूँ कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था और उसका संक्षिप्त विवरण में आपको देना है। तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जिस प्रकार मैं लिखा हूँ उसी प्रकार आपको देखकर समझ के लिख देना एग्जाम में। और इसका स्टार्टिंग करता हूँ। कह रहा है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा। वायसराय को गांधी जी ने एक पत्र लिखा कब, 31 जनवरी 1930 को। इस पत्र में उन्होंने 11 भागों का उल्लेख किया था। इस पत्र में उन्होंने कितना 11 भागों का उल्लेख किया था। इन भागों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी स्टूडेंट, ठीक है। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न अंग था, आप अभिन्न हिस्सा कह सकते हैं, अंग था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था स्टूडेंट, ठीक है। फिर आप आगे लिखेंगे कि महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थी, जो इरविन थी वो झुकने को तैयार नहीं थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त बालतियरों के साथ नमक यात्रा शुरू, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, फिर आगे पृष्ठ में आपको बता रहा हूँ कि इस स्लिप में शुरू कर दी। इसके बाद आगे आपको लिखना है कि यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी स्टूडेंट। गांधी जी के होते ही 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र किया। गांधी जी जहाँ पर रुकते हजारों लोग सुनने आ जाते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आश्वासन किया कि लोग शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें। 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबलकर नमक बनाकर शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यह कानून के क्या था? उल्लंघन था। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शित किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों को विकटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। सरकार ने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ पे पूर्ण डिटेल्स में आप लोगों को लिख दिया हूँ यहाँ पे कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त में विवरण दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ इस वीडियो में, तो इसको आपको याद करके किसी कीमत पे एग्जाम हॉल में पहुँचना है स्टूडेंट, ठीक है। बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।